हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है हाई कोर्ट और अभी हम हाई कोर्ट से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम अनुच्छेद 221 तक देख चुके हैं। आज शुरुआत करेंगे हम 222 से। ठीक है, चलिए देखते हैं अनुच्छेद 222 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 222 क्या कह रहा है कि किसी न्यायाधीश का एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में अंतरण यानी ट्रांसफर है ना। तो हम चूंकि हाईकोर्ट पढ़ रहे हैं तो ये हाईकोर्ट के न्यायाधीश की ही बात कर रहा है कि भाई एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में जो न्यायाधीशों का ट्रांसफर होता है वो किस प्रकार होता है, ये बताया गया है अनुच्छेद 222 में। तो कैसे होता है, तो ये ट्रांसफर राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? ठीक है, तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का, लेकिन किसके परामर्श पर करते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। ठीक है, तो इस अनुच्छेद में अंदर यही लिखना है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श पर किसी न्यायाधीश का या किसी हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश का एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में अंतरण यानी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल सा अनुच्छेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला अनुच्छेद क्या है हमारा? अनुच्छेद 223। अनुच्छेद 223 क्या कहता है? कार्यकारी यानी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अब ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कहां पर नियुक्त हो रहा है? तो हम हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं, तो हाईकोर्ट में। ठीक है, किस प्रकार होता है नियुक्त, ये देखते हैं। जब किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है ना, यानी पद खाली है या वो अनुपस्थित है के कारण या अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब उसी हाईकोर्ट के न्यायाधीशों में से ऐसा न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रायोजन के लिए नियुक्त करें, उस पद यानी कौन सा पद? तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति का पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसमें क्या कहा गया है कि भाई किसी भी कारणवश, चाहे तो उसका पद ही खाली हो, उसका कार्यकाल पूरा हो गया हो, या उसने त्याग पत्र दे दिया हो, या उससे हटा दिया गया हो, ठीक है, तो किसी कारण से यदि उसका पद खाली है ना, या वो कुछ टाइम के लिए छुट्टी वगैरह पे गया है, वो अनुपस्थित है, या फिर और किसी कारण की वजह से वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है ना, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? उसी हाईकोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनमें से एक किसी न्यायाधीश को जब तक के लिए जो मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति नहीं हो जाती या वो कहीं गया था तो वापस नहीं आ जाता, उस अवधि के लिए क्या करेंगे? किसी अन्य न्यायाधीश को उस पद के कर्तव्य सौंप देते हैं। ठीक है, तो यही है कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति, वही कहा जाता है। ठीक है, चलिए इस अनुच्छेद में ये था। आगे बढ़ते हैं, अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद क्या कहता है? तो अनुच्छेद 224, ये क्या है? अपर यानी एडिशनल और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखो यहां पे इससे पहले जो हमने अनुच्छेद देखा है, अनुच्छेद 223, उसमें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात की जा रही है, और इसमें क्या कहा जा रहा है कि कार्यकारी अन्य न्यायाधीश। मतलब मान लो कि यदि किसी हाईकोर्ट में कोई कार्यकारी या कार्यवाहक अन्य न्यायाधीश की भी जरूरत है तो वो भी नियुक्त हो सकता है, और अपर न्यायाधीश भी नियुक्त होते हैं हाईकोर्ट में, ये भी बताया गया है। तो इसे हम खंड में लिख लेंगे ताकि हमें सारी चीजें स्पष्ट रहें। ठीक है, तो इसका खंड एक क्या कहता है? इसका खंड एक कहता है कि यदि किसी हाईकोर्ट के कार्यों
में अस्थायी वृद्धि या बकाया होने के कारण राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि उस न्यायालय यानी उस हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या तत्समय बढ़ा देनी चाहिए। अभी नोट कर लीजिए, मैं बता रही हूं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। चाहिए तो वह कौन, यानी राष्ट्रपति, तो वह अर्हित व्यक्तियों को 2 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे। उस हाईकोर्ट में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। देखो क्या कहा है इस अनुच्छेद में कि यदि किसी हाईकोर्ट है ना के कार्यों में अस्थायी वृद्धि हो जाती है, मतलब या तो कार्यों में अचानक अस्थायी वृद्धि हो गई या कार्य बकाया है, उनके कारण राष्ट्रपति को प्रतीत होता है, राष्ट्रपति को क्या लगता है कि उस हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या तत्समय यानी उस समय के लिए बढ़ा देनी चाहिए। व्यवहारिक रूप से तो क्या होता है कि जो हाईकोर्ट है जिनमें कार्यों में वृद्धि हो गई है या काम बकाया है, तो ये हाईकोर्ट ही इन्फॉर्म करते हैं राष्ट्रपति को कि ऐसी स्थिति है तो आप न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दीजिए, है ना। लेकिन हमारा संविधान क्या कहता है कि राष्ट्रपति को ही प्रतीत होता है तो वह क्या करता है, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा देता है। ठीक है, अब किस प्रकार बढ़ाता है, तो वह अर्हित व्यक्तियों, मतलब जो योग्यता रखते हैं, ऐसा नहीं किसी को भी उठा के न्यायाधीश बना देंगे, जो योग्यता रखते हैं अर्हित व्यक्ति को 2 वर्ष से अनधिक, मतलब ऐसी अवधि 2 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी कि ऐसी अवधि के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे, मतलब जो राष्ट्रपति विनिर्दिष्ट करें। तो 2 वर्ष से अनधिक मतलब ऐसी अवधि 2 वर्ष से ज्यादा की नहीं हो सकती ऐसी, और जो 2 वर्ष से कम कितनी या 2 वर्ष तक ऐसी अवधि जो राष्ट्रपति क्या कर रहा है, विनिर्दिष्ट कर रहा है, करे। उस हाईकोर्ट में अपर न्यायाधीशों, ये आप पूरा लिखना, मैंने जगह कम थी इसलिए नहीं लिखा, तो अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है या कर सकता है। ठीक है, तो अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए हो रही है, 2 वर्ष से ज्यादा की वो अवधि नहीं हो सकती। भाई ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि राष्ट्रपति ही हाईकोर्टों के अन्य न्यायाधीशों की संख्या तय करता है। तो आप कहोगे कि यहाँ तो राष्ट्रपति न्यायाधीशों की संख्या उस हाईकोर्ट में स्थायी रूप से बढ़ा सकता है ना, लेकिन ये कारण अस्थायी है, इसलिए वो अस्थायी कारणों के लिए एडिशनल न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देता है, और वो एडिशनल न्यायाधीश 2 वर्ष से ज्यादा के लिए नियुक्त नहीं हो सकते, है ना। मतलब 2 वर्ष के बाद भी यदि ऐसी स्थिति बनी हुई है तो फिर वो अगले 2 वर्ष या ऐसी किसी अवधि के लिए वो दोबारा से एडिशनल न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो वही कहा गया है, ये आपको समझ में आ गया होगा।
तो पहला हमारा खंड एक क्या कह रहा था, एडिशनल न्यायाधीशों की बात कर रहा था कि एडिशनल न्यायाधीश किस स्थिति में किस प्रकार से कौन नियुक्त करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अनुच्छेद के खंड 2 में क्या कहा गया है, जब किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न न्यायाधीश अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण या कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति बनाए जाने के कारण अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में असमर्थ है तब राष्ट्रपति किसी अर्हित व्यक्ति को उस अवधि के लिए कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं जब तक स्थायी न्यायाधीश अपने कार्य नहीं संभाल लेता। ठीक है, तो अनुच्छेद 224 के खंड 1 में अपर न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बता रहे थे और खंड 2 में कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में कह रहे हैं। क्या कहा है कि जब किसी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न न्यायाधीश, मतलब मुख्य न्यायमूर्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति तो अपन पहले ही देख चुके हैं ना, तो उससे भिन्न कोई अन्य न्यायाधीश है ना, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण या कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति बनाए जाने के कारण, है ना, मतलब या तो वो अनुपस्थित है या कोई और कारण है या उसे उस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है और इनके कारण क्या होता है कि वो अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ है, तब राष्ट्रपति किसी अर्हित व्यक्ति, मतलब जो योग्यता रखता हो ऐसे व्यक्ति को, किसकी योग्यता रखता हो, हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता, है ना, तो ऐसे व्यक्ति को उस अवधि के लिए, कौन सी अवधि के लिए, जब तक स्थायी न्यायाधीश अपने कार्य नहीं संभाल लेता, उस अवधि के लिए कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं, है ना। तो राष्ट्रपति कब तक के लिए कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं, जब तक वो स्थायी न्यायाधीश आके अपने कार्य नहीं संभाल लेता तब तक। ठीक है, और अपर न्यायाधीश 2 वर्ष से अधिक के लिए नियुक्त नहीं होंगे, ये हम देख ही चुके हैं। इसका एक खंड और है, वो और देख लेते हैं। इसका खंड 3 क्या कहता है हमसे कि किसी हाईकोर्ट में अपर या कार्यकारी न्यायाधीश
के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु पूरी होने पर अपना पद धारण नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस अनुच्छेद का खंड 3 यही कहता है कि चाहे तो कोई अपर न्यायाधीश या कार्यवाहक न्यायाधीश जो आप नियुक्त कर रहे हो इस अनुच्छेद के तहत, वो 62 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद अपना पद धारण नहीं कर सकता, क्योंकि भाई हाईकोर्ट में नियुक्त हो रहे हैं ना, और हाईकोर्ट में रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष है, तो बस वही कहा गया है। ठीक है, तो कुछ खास नहीं है, ये बस थोड़ा याद रख। अगला अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 224 का या 224 ए। इसमें क्या कहा है? उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की, मतलब रिटायर्ड न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, हाईकोर्टों में, हाईकोर्ट की बैठकों में रिटायर्ड न्यायाधीश की भी नियुक्ति हो सकती है, ये कहा है अनुच्छेद 224 ए में। ठीक है, क्या कहा है आगे देखते हैं कि किस प्रकार हो सकती है। तो किसी राज्य के हाईकोर्ट का, मतलब कोई भी राज्य का हाईकोर्ट होगा, उसका मुख्य न्यायाधीश, ये आप पूरा लिखना, मैंने जगह कम थी इसलिए इतना लिखा है ना। तो मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय, मतलब जब भी उसे लगता है तब, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, मतलब उसे लगता है तब तो ठीक है, मतलब जब उसे जरूरत लगती है तब तो ठीक है, लेकिन उसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेनी पड़ेगी, है ना। भले ही यहाँ हाईकोर्ट है, लेकिन सहमति किसकी ले रहे हैं? राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, क्योंकि भाई न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं ना, इसलिए। ऐसे न्यायाधीश, मैं फिर कह रही हूं, ये आप शॉर्ट वर्ड मत लिखना, आप पूरे पूरे लिखना, से जो उस हाईकोर्ट का या अन्य हाईकोर्ट का न्यायाधीश रह चुका है, मतलब अब वो रिटायर है। ठीक है, उस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में बैठने या कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। कौन कर सकता है? किसी राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, है ना। मतलब जिस हाईकोर्ट में किसी सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, तो उस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा? राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, चाहे तो वो उसी हाईकोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो जो रिटायर्ड न्यायाधीश है, या अन्य किसी हाईकोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, ऐसे न्यायाधीश से उसके हाईकोर्ट में बैठने के लिए अनुरोध कर सकता है, कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकता है। अब यहाँ अनुरोध शब्द क्यों लिखा है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि यदि आपसे कहा गया है तो आपको नियुक्त होना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। वो वहां मना भी कर सकते हैं, भाई हो सकता है स्वास्थ्य वगैरह कोई और कारण हो जिसकी वजह से वो मना भी कर सकते हैं, इसलिए अनुरोध करता है वो। ठीक है, इस प्रकार कार्य करने के दौरान वह, यानी कौन? जो रिटायर न्यायाधीश नियुक्त हो रहा है वह ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति तय करेंगे। भाई वो फ्री में काम तो करेगा नहीं, तो उसे कुछ भत्ते दिए जाएंगे, जो कौन तय करता है? राष्ट्रपति। उसे उस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के सभी अधिकार और शक्तियां प्राप्त होंगी, मतलब उसे भत्ते भी मिलेंगे, और उसे जिस हाईकोर्ट में वो काम कर रहा है उस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में जो भी न्यायाधीशों को जो भी अधिकार होते हैं, जो भी शक्तियां होती हैं, सब प्राप्त होंगी। लेकिन वह, यानी जो नियुक्त हो रहा है रिटायर्ड न्यायाधीश, उस हाईकोर्ट का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। मतलब उसकी बैठकों में उपस्थित तो होता है, उसका कार्य भी करवाता है, लेकिन उस हाईकोर्ट का न्यायाधीश नहीं समझा जाता। ठीक है, तो यदि उसे किसी भी कारण से, किसी भी कार्य के लिए
उसे उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति को ऐसा लगता है कि भाई किसी रिटायर्ड मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की जरूरत है, तो वो नियुक्ति कर सकता है। 224 का के तहत राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उसे भत्ते दिए जाते हैं, शक्तियां और अधिकार उसे सब प्राप्त होते हैं, लेकिन उस हाईकोर्ट का न्यायाधीश उसे नहीं समझा जाता। ठीक है, इतना सा कहा है। अच्छा, ये अनुच्छेद अब पिछले जिस एमपीपीएससी प्री में जिस तरह से क्वेश्चन आया था कि कथन के रूप में आया था कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होते हैं, तदर्थ होते हैं, अतिरिक्त होते हैं, तो उसके बाद ये अनुच्छेद आप लोगों के लिए प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट बन गए हैं, है ना, कि यदि उस तरह का कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी तक इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी में आते थे, यदि अब पीएससी इस तरह के क्वेश्चन उठा रहा है और यदि आगे उसने पेपर टफ करने के लिए इस तरह का कॉन्सेप्ट अपनाया, तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। और मेंस वाले अपने बेस क्लियर करने के लिए ये देख सकते हैं, यदि उन्हें पता है तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है, अपना अगला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 225। अनुच्छेद 225 में क्या है? विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता, मतलब जो अभी हाईकोर्ट है उनकी अधिकारिता कहां तक होगी, किस प्रकार की उन्हें शक्तियां होंगी, ये कहा गया है। तो आगे क्या कहा है इस अनुच्छेद में? देखो, वैसे यदि इस अनुच्छेद को पढ़ोगे तो बहुत टफ हो जाएगा, तो एक बार हम इसको पहले रीड कर लेते हैं, फिर समझते हैं कि इसमें क्या कहा है। तो पहले क्या कहा है कि किसी हाईकोर्ट की अधिकारिता, ठीक है, उसमें प्रशासित विधि, मतलब उस हाईकोर्ट में जो प्रशासित विधि है, उस न्यायालय में न्याय प्रशासन जो है, न्यायालय का न्याय प्रशासन के संबंध में उसके न्यायाधीशों की अपनी अपनी शक्तियां, जिनके अंतर्गत न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति तथा उस न्यायालय और उसके सदस्यों की बैठकों का, चाहे वह अकेले बैठे, कौन, न्यायाधीश, या खंड न्यायालयों में बैठे, विनियम करने की शक्ति है। और ये शक्ति वही होगी जो संविधान के प्रारंभ होने से पहले थी। ठीक है, किसको? हाईकोर्टों को या हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को ये शक्तियां कैसी होंगी? जो संविधान प्रारंभ होने से पहले थी। ठीक है, देखो हमने अनुच्छेद पूरा पढ़ लिया, आप लिख भी पूरा लेना है, लेकिन इसको समझा कैसे जा सकता है तो वो हम संक्षिप्त में देख लेते हैं। ठीक है, अब भाई इतने सारे शब्दों का जाल संविधान निर्माताओं ने तो इसलिए बुन दिया क्योंकि उन्हें हर बात स्पष्ट करनी थी, कि ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, है ना। लेकिन हमको तो समझना है, हमको तो याद रहना चाहिए ये चीजें। और पिछले बार एमपीपीएससी की जो पेपर था उसमें इस तरह से एक राष्ट्रपति के संबंध में कोई क्वेश्चन था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उसमें था कि राष्ट्रपति की आशय से या राष्ट्रपति की सहमति से, है ना, तो वो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था और उसमें ऑप्शन था कि आशय से होता है, उसके सहमति से होता है ना, तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था। तो जब यदि शब्दों से भी क्वेश्चन बन के आ रहे हैं तो इसलिए मैंने इसको यहाँ संक्षिप्त नहीं करा। इसमें जो भी लिखा था काम का, मतलब सब कुछ तो नहीं लिखा, लेकिन काम की जो भी सारी चीजें थी वो मैंने यहां लिख दी, है ना। चलिए, इसमें हमसे क्या कहा है कि जो हाईकोर्ट है उनकी अधिकारिता क्या है। तो हमसे कहा है कि भाई कोई भी हाईकोर्ट हो उसकी, चाहे हम अधिकारिता की बात करें, चाहे उसकी प्रशासित जो विधि होती है वो बात करें, या न्याय प्रशासन की बात करें, इन सब के संबंध में उसके न्यायाधीश, यानी किसके न्यायाधीश? इस हाईकोर्ट के, की अपनी अपनी शक्तियां। अब मैं यहां इसको स्टॉप करके ये लिख सकती थी कि अपनी अपनी शक्तियां वही होंगी जो इस संविधान के प्रारंभ होने से पहले थी। किसको? संविधान प्रारंभ होने से पहले जो हाईकोर्ट थे ना, उन्हें जिस प्रकार की शक्तियां दी गई थी वो शक्तियां इन हाईकोर्टों के या इनके न्यायाधीशों को भी प्राप्त होंगी। ठीक है, यही लिख सकती थी, लेकिन उसमें आगे कहा है अपनी अपनी शक्तियां, जिनके अंतर्गत, मतलब इन शक्तियों के अंतर्गत या इसके अंदर क्या आता है कि पहला तो आता है न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति, है ना।
न्यायालय के जो नियम बनाने की शक्ति होती है वो, ठीक है, तथा उस न्यायालय और उसके सदस्यों, मतलब उसके न्यायाधीश की बात कर सकते हैं, की बैठकों। अब हम ये छोड़ देते हैं, ये क्या लिखा है, बैठकों को विनियम करने की शक्ति, हमने ये छोड़ दिया। हमने क्या कहा कि पहली शक्ति उसके पास क्या थी कि वो न्यायालय के लिए नियम बनाएगा, उसके न्याय प्रशासन के लिए, उसे प्रशासित करने की विधि के लिए, और दूसरी क्या बनाएगा कि उस न्यायालय के जो सदस्य होंगे उनकी बैठकों के लिए विनियम भी बनाएंगे। कौन? ये न्यायाधीश अपने हाईकोर्ट के लिए, है ना, ये उनकी अधिकारिता होगी, है ना, यही कहा गया है। तो उन्हें दो शक्तियां होंगी, पहला न्यायालय के लिए नियम बनाने की और दूसरी उसके सदस्य के बैठकों के लिए विनियम तय करने की। फिर इसमें हम आगे पढ़ सकते हैं कि का चाहे, मतलब बैठकों का चाहे भाई अकेले बैठे या खंड न्यायालयों में बैठे, विनियम करने की शक्ति होगी। तो इतना हमको याद रखने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के हाईकोर्ट की अधिकारिता के बारे में कहा गया है, और हमने कह दिया कि भाई उसकी अधिकारिता, उसको प्रशासित करने की विधि जो होती है, वहां का न्याय प्रशासन जो होता है, तो हर हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को अपने न्यायालय का जो न्याय प्रशासन होता है, प्रशासित विधि जो उस प्रकार की होती है, उसके लिए नियम बनाने की शक्ति होती है उस हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को अपने हाईकोर्ट के लिए, और उनकी बैठकें जो होती हैं उनके लिए विनियम बनाने की भी शक्ति होती है। हालांकि वो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन इसमें शुरू में ही लिखा था कि ऐसा उसे संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसे ये अधिकारिता प्राप्त है। मतलब संविधान में यदि कोई उपबंध और किए हैं, क्योंकि ये तो संविधान प्रारंभ होने से पहले की बात कर रहे हैं, तो इसमें शुरू में ही कह दिया था कि ये अधिकारिता उसे संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्राप्त है, और यदि इस प्रकार से कोई भी समुचित विधानमंडल को कोई शक्ति दी है, तो उस शक्ति के अधीन रहते हुए उसके अपनी अधिकारिता की शक्ति हाईकोर्ट को प्राप्त होगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 225 में हम अभी क्या देख चुके हैं कि भाई उसे जो अभी हाईकोर्ट है उनको अधिकारिता उनकी सारी वही है जो संविधान प्रारंभ होने के पहले थी। लेकिन यहां पे एक बात स्पष्ट की है, क्या? वहां पे मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं है, आप नोट डाल के आगे ये पॉइंट लिख लेना कि जो राजस्व संबंधी या उसका संग्रहण, यानी राजस्व का ही संग्रहण संबंधी जो विषय होते हैं, के संदर्भ में यदि कोई विवाद होता है, कोई विवाद यदि होता है, जो हाईकोर्ट की किसी भी हाईकोर्ट की आरंभिक अधिकारिता में आता है। आरंभिक अधिकारिता क्या होती है आप जानते हो, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यानी आगे क्या कहा गया है कि राजस्व संबंधी या उसका संग्रहण संबंधी विषय के संदर्भ में कोई विवाद, अब ऐसे विवाद काय में आते हैं, हाईकोर्ट की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। मतलब आपको अधीनस्थ न्यायालयों से होके जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे मामले उसकी आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। राजस्व या उसका संग्रहण से संबंधित कोई विवाद यदि होता है तो वो उसकी आरंभिक अधिकारिता में आते हैं, आप सीधे हाईकोर्ट जा सकते हो, यही आरंभिक अधिकारिता है। तो ऐसे विषय जो हैं वो संविधान के प्रारंभ होने से पहले क्या थे, किसी निर्बंधन के तहत लागू थे। क्योंकि हम अधिकारिता की बात कर रहे हैं ना, तो किसी निर्बंधन के साथ लागू थे ऐसी विषय। अब वो इस संविधान के प्रारंभ होने के बाद ऐसी अधिकारिता जो है वो अब वैसे निर्बंधन उस अधिकारिता पे लागू नहीं है, यही कहा गया है।
ठीक है, तो आप ये पॉइंट इसी अनुच्छेद में आप नीचे नोट डाल के लिख लीजिए कि यदि राजस्व संबंधी या उसका संग्रहण करने संबंधी कोई विषय है, उससे संबंधित कोई विवाद है जो हाईकोर्ट की आरंभिक अधिकारिता में आता है और संविधान प्रारंभ होने के पहले वो किसी निर्बंधन के अधीन लागू था, तो अब ऐसे प्रारंभ यानी अब संविधान के प्रारंभ होने के बाद वह किसी निर्बंधन के साथ लागू नहीं होगा, या हाईकोर्ट की ऐसी अधिकारिता अब किसी निर्बंधन के तहत नहीं आएगी। ठीक है, वही कहा गया है। अब ये चीज यहाँ पे स्पष्ट क्यों की गई थी, क्योंकि भाई अधिकारिता, वो क्या कह रहा था कि अधिकारिता हाईकोर्टों को वो सारी प्राप्त होंगी जो उन्हें संविधान प्रारंभ होने से पहले थी। तो यहाँ ये बात स्पष्ट कर दी है कि जो राजस्व संबंधी मामले हैं अब उसकी आरंभिक अधिकारिता में आते हैं और अब वो किसी निर्बंधन के तहत लागू नहीं होते, जबकि पहले कैसे होते थे, कोई निर्बंधन या कोई शर्त उन पे आरोपित होती थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद हमारा क्या है, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 में क्या है, तो कुछ रिट निकालने की हाईकोर्ट की शक्ति है। हमने देखा था कि आर्टिकल 32(2) के तहत रिट कौन जारी कर रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति है। किस किस के लिए, तो देखते हैं। प्रत्येक हाईकोर्ट अपने न्याय क्षेत्र में, मतलब जहां उसकी अधिकारिता है वहां पे में भाग 3 के तहत प्रदत्त अधिकारों यानी मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने और अन्य प्रयोजनों के लिए रिट जारी कर सकता है। रिट वही 5 प्रकार की है जो हमने वहां पढ़ी है, अनुच्छेद 32(2) में जो 5 प्रकार की रिट पढ़ी है वही है। कौन कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। ये 5 प्रकार की रिट हाईकोर्ट भी जारी कर सकता है। ये हाईकोर्ट की शक्ति है अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अच्छा, हमने क्या देखा था, जब हमने आर्टिकल 32(2) देखा था तो हमने क्या देखा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भाग 3 के प्रदत्त जो मौलिक अधिकार हैं, यदि उनका हनन होता है या उनको लागू करवाना होता है तो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। वहां पे अन्य प्रायोजन नहीं लिखा था। ठीक है, लेकिन जब हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद पढ़े थे तो हमने ये चीज भी देखी थी कि संसद उसे ऐसी शक्ति दे सकती है, लेकिन वहां मैंने आपको बताया था कि लेकिन ऐसी अभी कोई शक्ति दी नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 226 में हाईकोर्ट को ये शक्ति प्राप्त है कि वो अन्य प्रायोजनों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। अब ये अन्य प्रायोजन क्या हो गए, तो भाई यहाँ तो भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों की बात कर रहा है ना, और यहाँ सामान्य कानून आ गए। मतलब और जितने भी कानून हैं, मान लो किसी और कानून का उल्लंघन हो रहा है तो भी हाईकोर्ट क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो वो बात है। चलिए, ये अनुच्छेद बहुत सिंपल था लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद रखना। और 3 नंबर में भी यदि मेंस में भी पूछ लिया जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है कि हाईकोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति बताइए, या अनुच्छेद 226। ठीक है, अब अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 227। वैसे ये अनुच्छेद हमें मेंस में लिखने तो नहीं आएगा, उस हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें ये हाईकोर्ट की शक्ति दी गई है तो हम इसे देख जरूर रहे हैं। तो आप इसे अच्छे से देख लेना कि हाईकोर्ट की ये भी शक्ति होती है। तो सभी न्यायालयों के अधीक्षण की हाईकोर्ट की शक्ति है ना। अब सभी न्यायालय में कौन कौन से न्यायालय होंगे जिनकी हाईकोर्ट अधीक्षण कर सकता है, तो इसमें आगे क्या कहा है कि प्रत्येक हाईकोर्ट ऐसे सभी न्यायालयों व अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल का अधीक्षण करेगा जिनके संबंध में वह अधिकारिता रखता है। यहां स्पष्ट कह दिया है कि जिनके संबंध में वो अधिकारिता रखता है।
तो अधिकारता मतलब मैं क्या कह रही हूं कि मान लीजिए एमपी हाई कोर्ट है और उसकी अधिकारता में एमपी के जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होंगे, जितने भी ट्रिब्यूनल्स होंगे, वो सब उसकी अधिकारता में आते हैं, तो वो उनका अधीक्षण कर सकता है। अधीक्षण में क्या क्या कर सकता है वो हम अभी आज देख रहे हैं। तो अब वो अधीक्षण में क्या क्या कर सकता है, तो भाई पहला कहा है कि वो ऐसे न्यायालयों से क्या कर सकता है, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, विवरणी मांग सकता है। ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि उसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये 3 नंबर में लिखने नहीं आएगा, और 3 नंबर में लिखने भी आएगा तो भी आप उसमें पूरा तो लिख ही नहीं सकते, 10 शब्द में पूरा कैसे लाओगे, तो आपको जाहिर सी बात है इतना सा ही लिखना होगा, है ना, कि प्रत्येक हाईकोर्ट को ऐसे सभी न्यायालयों और अधिकरणों की अधीक्षण करेगा जिनके संबंध में वह अधिकारता रखता है। यही लिखोगे आप अनुच्छेद 227 यदि लिखने आया तो। ये तो मैं आपको आगे समझाने के लिए कह रही हूं कि अधीक्षण भाई किस प्रकार का अधीक्षण करता है। तो विवरणी मांग सकता है ऐसे अधिकरणों या ऐसे न्यायालयों से। दूसरा क्या कर सकता है कि मान लीजिए ऐसे न्यायालय हैं, मतलब जो जिनका अधीक्षण वो कर रहा है, तो ऐसे न्यायालय की जो पद्धति है या कार्रवाइयां हैं, कार्रवाइयों के विनियम जो होते हैं, विनियम के लिए साधारण नियम या प्रारूप बना सकता है। उनकी कार्रवाइयों, उनकी पद्धति के जो विनियम है उनके लिए साधारण नियम बना सकता है या प्रारूप बना सकता है ऐसे नियमों का। ठीक है, कि भाई इस प्रारूप में आप अपनी कार्रवाई और अपनी पद्धतियों के लिए विनियम बनाइए, तो इस प्रकार का अधीक्षण के दौरान वो कर सकता है। इसमें एक और है कि उसके जो अधिकारी वगैरह, मतलब ऐसे न्यायालयों के अधिकारी वगैरह जो रहते हैं, वो उनके द्वारा जो रखी जाने वाली प्रविष्टियां होती हैं या उनके द्वारा रखे जाने वाले जो लेखा होते हैं, उनके लिए प्रारूप तय कर सकता है। ठीक है, अच्छा आप लिख लोगे ना, मतलब ये पूरा पूरा जब नोट्स बना रहे हो और यदि लिख रहे हो तो फिर पूरा पूरा ही लिख लेना, ऐसा ना हो बाद में जब आप रिवीजन वगैरह करो तो आपको समझ में ही ना आए कि ये क्या कह रहा है ना। तो ये अधीक्षण किस प्रकार कर सकता है, तो ऐसे न्यायालयों की विवरणी मांग सकता है, पहला आप लिख लेना, है ना, तो पूरा लिखना है। ऐसे न्यायालय मतलब जिनका ये अधीक्षण कर रहा है वो न्यायालय, तो ऐसे न्यायालयों की विवरणी मांग सकता है, ऐसे न्यायालयों की पद्धति या कार्रवाइयों के विनियम के लिए साधारण नियम या प्रारूप बना सकता है। थर्ड आप क्या लिख सकते हो कि ऐसे न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली प्रविष्टियों तो ऐसे न्यायालय के अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली प्रविष्टियों या जो लेखा जो होते हैं उनका प्रारूप विहित कर सकता है। ठीक है, तो उनके लेखाओं का प्रारूप ये विहित कर सकेगा। तो अधीक्षण के दौरान उसे इस प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं, इस प्रकार से वो किसी न्यायालय या अधिकरण का अधीक्षण करता है, कोई भी हाई कोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे का अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 228। अनुच्छेद 228 क्या है कि कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण, है ना, तो कौन से मामले उच्च न्यायालय को ट्रांसफर हो जाते हैं उसके बारे में कहा है। तो हम देखते हैं, यदि हाईकोर्ट को यह समाधान हो जाए कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित मामला संविधान की व्याख्या से संबंधित है या उसमें कोई विधि का कोई सारवान महत्व का प्रश्न जुड़ा है, मतलब या तो क्या, यहां मैंने वो लिखा नहीं है क्योंकि वो शब्द लिखना मुझे जरूरी नहीं लगा, लेकिन या तो संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, है ना, या क्या हो कि विधि का कोई सारवान महत्व का प्रश्न उसमें जुड़ा हो, तो वह उस मामले को अपने पास मंगा सकता है। कौन? हाई कोर्ट। देखो
इसमें क्या कहा है कि भाई हाईकोर्ट को लगता है कि उसके अधीन कोई न्यायालय जो है उसमें कोई ऐसा मामला लंबित है जिसमें या तो संविधान की व्याख्या से संबंधित है या विधि के सारवान महत्व का कोई प्रश्न उसमें अंतर्लिप्त है, तो वो क्या करेगा, उस मामले को अपने यहां मंगवा लेगा। अब उसने ये मामला अपने यहां मंगाया क्यों, है ना, तो अब वो मामले के साथ कुछ तो करेगा ना, इसलिए मंगवाया होगा। तो आप चाहो तो लिख लेना आगे कि पहला तो वो मामले का निपटारा कर सकता है, मतलब या तो वो मामले को अपने यहां मंगाएगा और उस मामले का क्या कर देगा, निपटारा, मामले का निपटारा कर सकता है, या जो प्रश्न था, विधि का जो प्रश्न उठ रहा था या संविधान की व्याख्या से संबंधित जो प्रश्न उस मामले में था, उस प्रश्न का अवधारण करके निर्णय की प्रतिलिपि सहित मामला वापस उसको लौटा देगा। यानी दूसरा क्या कह रहा है कि जो प्रश्न उठ रहा था या जो मामले में जो प्रश्न जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने वो मामला अपने यहां मंगवा लिया था, उसका अवधारण करके उसके संदर्भ में निर्णय दे दिया और उसकी प्रतिलिपि सहित वो मामला जिस न्यायालय से लिया था उसे वापस लौटा दिया। अब वो न्यायालय क्या करेगा, तो इसी निर्णय के अनुसार, है ना, यहां जगह नहीं है, आप खुद ही लिख लीजिए, किसी निर्णय के अनुसार अपने आगे की उस पर कार्रवाई करता है ना, तो इसी निर्णय के आधार पर वो अपने आगे की मामले पर कार्रवाई करता है, मामले को निपटाने के लिए कार्रवाई करता है इस निर्णय के अनुसार। ठीक है, तो अनुच्छेद 228 हमसे यही कह रहा था कि कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में अंतरण, यानी कुछ मामले उच्च न्यायालय में ट्रांसफर हो जाते हैं, उसमें हमें बताया गया है कि किस प्रकार हो जाते हैं। तो जब यदि हाईकोर्ट को लगता है कि उसके अधीन किसी न्यायालय में कोई ऐसा मामला है जो संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न उसमें उठ रहा है या विधि का कोई सारवान महत्व का कोई प्रश्न उससे जुड़ा है, तो वो उस मामले को अपने यहां मंगवा सकता है। मतलब जरूरी नहीं है हर मामले को मंगवा ले, है ना, जो उसे लगता है वो मंगवा लेता है। उसके लिए वो दो चीजें करता है, पहला या तो मामले का निपटारा ही कर देगा या क्या करेगा कि जो प्रश्न उठ रहा था उसका अवधारण करके अपना निर्णय की प्रतिलिपि सहित उस न्यायालय को वापस लौटा देता है और वो न्यायालय क्या करता है, उस निर्णय के अनुसार ही अपनी आगे की कार्रवाई करता है उस मामले को निपटाने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा अनुच्छेद 228, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यदि फिर भी कहीं भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अगला अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 229। 229 क्या है, उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा उनके व्यय। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, इसमें पहला तो कहा है कि किसी भी हाईकोर्ट के अधिकारियों व सेवकों की नियुक्ति कौन करता है, तो उस हाईकोर्ट का, आप पूरा लिखना, उस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति करता है, या इसके द्वारा यदि कोई अन्य न्यायाधीश या कोई अन्य व्यक्ति को इसने विनिर्दिष्ट किया है तो वो करेगा। वैसे कौन करेगा, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति। वैसे ये खंड 1 है, ठीक है, तो इसका खंड 1 में क्या कहा गया है कि किसी भी हाईकोर्ट के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति कौन करता है,
तो उस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति करता है। यदि ये नहीं करेगा तो इसके द्वारा किसी अन्य न्यायाधीश को या अन्य अधिकारी को विनिर्दिष्ट कर दिया जाएगा, तो वो करेगा। पहली बात यही कही है। लेकिन इसमें आगे कहा है कि परंतु यदि राज्यपाल ऐसा नियम बना दे, राज्यपाल नियम द्वारा, है ना, नियम बनाकर कि किसी पद पर नियुक्ति, वही अधिकारी या सेवक की नियुक्ति उस स्टेट की पीएससी से परामर्श करके कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल। मतलब आगे इसमें यह कहा गया है कि भाई किसी भी हाईकोर्ट के जो भी अधिकारी या सेवक होंगे उनकी नियुक्ति कौन करता है? हाईकोर्ट। तो आपने देखा होगा हाईकोर्ट में जो भी वैकेंसी ज्यादातर आती है वो हाईकोर्ट ही एग्जाम कंडक्ट कराता है, हाईकोर्ट ही उनकी नियुक्ति करता है ना। तो ये नियुक्ति कौन करता है? तो ये कहा है, संविधान में कहा है कि नियुक्ति हाईकोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति करता है, या उसके द्वारा यदि कोई अधिकारी या कोई अन्य न्यायाधीश उसके द्वारा विनिर्दिष्ट कर दिया है तो वो करता है। आगे इसमें कहा है कि परंतु नियम द्वारा, है ना, मतलब उस राज्य का राज्यपाल यदि ऐसे नियम बनाता है कि किसी पद पर नियुक्ति कैसे होगी, तो उस पद पर नियुक्ति स्टेट पीएससी के परामर्श के बाद होगी, और इस प्रकार के पद पर परामर्श के बाद नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है। तो यानी किसी भी हाईकोर्ट में कुछ पद ऐसे होते हैं जिन पर नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन उस स्टेट की पीएससी से परामर्श करके। ठीक है। खंड 1 में यही कहा है। इस अनुच्छेद का खंड 2 है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुकी हूं कि आपको ये खंड रटने की जरूरत नहीं है, आपके बस पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पूरा थ्योरी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हमसे कहा गया है या इनके संबंध में क्या क्या प्रावधान है। आप इस तरह से मत रटना कि खंड 1 में ये कहा गया है, वो तो स्पष्टता रहे आपके नोट्स में, इसलिए मैं खंड सहित आपको लिखवा रही हूं। ठीक है। तो खंड 2 में क्या कहा है कि राज्य के विधानमंडल, है ना, यदि वहां पे सिर्फ अकेली विधानसभा होगी तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों होंगी, तो वो दोनों विधानमंडल में दोनों ही आ जाएंगे फिर, है ना। तो क्या कहा है कि राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए, जो हाईकोर्ट के अधिकारी व सेवकों की सेवा शर्तें वही होंगी जो उस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति तय करेगा। तो दूसरा खंड हमसे क्या कह रहा है कि राज्य के विधानमंडल, भाई हाईकोर्टों की बात हो रही है इसलिए कहा है कि राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए हाईकोर्ट के अधिकारी जो भी होंगे या सेवक जो होंगे उनकी सेवा शर्तें क्या होंगी, तो वही होंगी जो उस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति तय करे। यानी इन हाईकोर्ट के जो अधिकारी और जो सेवक होते हैं
उन सब की सेवा शर्तें कौन तय करता है? तो उस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति तय करता है। और यदि ये तय नहीं करेगा तो वही सेम है कि यदि ये किसी को इस निमित्त किसी को ये अधिकार दे देता है कि भाई कोई भी अधिकारी या न्यायाधीश को कि ठीक है आप मेरे बिहाफ पे आप ये करिए, तो वो भी कर सकता है। वैसे सीधी सी बात है कि मुख्य न्यायमूर्ति करेगा। इसमें एक बात और कही है कि भाई सेवा शर्तें तो ठीक है आप तय करोगे, लेकिन यदि वेतन, भत्ते, छुट्टी या पेंशन की यदि बात आती है तो इस संबंध में आप राज्यपाल से अनुमोदन लोगे। मतलब ये तय आप राज्यपाल के अनुमोदन पे करोगे। बाकी सेवा शर्तें आप तय करिए, ठीक है। हाईकोर्ट अपनी तरफ से वैकेंसीज भी निकालते हैं, सारी जो कंडीशन होती हैं सब योग्यता वगैरह सब वो लोग खुद डिसाइड करते हैं। लेकिन आगे इसमें हमसे अनुच्छेद 229 में कहा है कि यदि वेतन, भत्ते, छुट्टी या पेंशन की बात आ रही है तो आप उस राज्य के राज्यपाल से अनुमोदन करिए। मतलब इनके अलावा यदि और कोई सेवा शर्तें हैं तो वो खुद डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन यदि ये चीजें हैं तो आपको उस राज्य के राज्यपाल से अनुमोदन करना होगा, ठीक है। तो ये चीज ये कहा है खंड 2 में। अब इसका खंड 3 और है, वो देख लेते हैं उसमें क्या कहा है। इसका खंड 3 हमसे क्या कह रहा है कि जो हाईकोर्ट होगा, हाईकोर्ट के सभी जो प्रशासनिक व्यय होंगे, प्रशासनिक व्यय जिसके अंतर्गत अधिकारियों या सेवकों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि भी शामिल हैं, वे राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। राज्य की संचित निधि ठीक है, समझ गए आपके। हाईकोर्ट के सभी प्रशासनिक व्यय कहां पे भारित होते हैं? तो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है कि यदि इसके सारे प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित हैं तो जो हाईकोर्ट जो फीसें लेता है, यानी मान लो किसी पे जुर्माना लगाता है, किसी की संपत्ति कुर्क करता है ना, तो हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई फीसें या अन्य धनराशि जो भी होती है, धनराशि जो भी होती है वो इसी कोष का भाग होती है। ये तो आपकी जानकारी के लिए मैंने लिख दिया है, यदि आप चाहें तो इसको लिख लेना। यदि लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि हाईकोर्ट द्वारा ली गई फीसें या अन्य धनराशियां वो इसी कोष का यानी राज्य की संचित निधि का भाग होती है। भाई उसके सारे प्रशासनिक व्यय इसी निधि पर भारित है, तो वो जो कमाई कर रहा है वो भी तो इसी कोष में जाएगा ना, ठीक है। तो वो बात है, तो इतना ही कहा गया है अनुच्छेद 229 में। आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद हमारा क्या है? अनुच्छेद 230। अनुच्छेद 230 क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरी पर विस्तार। मान लो कोई हाईकोर्ट है, जैसे हम जब हाईकोर्ट की हमने शुरुआत ही की थी तब मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे कि जैसे केरल हाईकोर्ट है तो उसका विस्तार कहां पे है? लक्षद्वीप पे भी है ना।
तो वही कह रहा है कि यदि किसी हाईकोर्ट का किसी यूनियन टेरिटरी पर विस्तार करना है तो उसके ही बारे में कहा है अनुच्छेद 230 में। क्या कहा है कि संसद विधि द्वारा, मतलब ये विस्तार कौन कर सकती है, तो संसद कर सकती है विधि द्वारा, किसी संघ राज्य क्षेत्र पर यानी किसी यूनियन टेरिटरी पर किसी हाईकोर्ट की अधिकारिता का विस्तार या किसी संघ राज्य क्षेत्र से किसी हाईकोर्ट की अधिकारिता का अपवर्जन कर सकेगी। यानी संसद क्या कर सकती है, विधि द्वारा किसी हाईकोर्ट का किसी यूनियन टेरिटरी पे उसकी अधिकारिता का विस्तार भी कर सकती है और अपवर्जन भी कर सकती है। अपवर्जन यानी समाप्त कर सकती है उसकी अधिकारिता को। ठीक है, यही कहा गया है। तो ये क्लियर होगा अनुच्छेद 230। ठीक है, अगला अनुच्छेद कौन सा है, तो अगला अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 231। 231 क्या कह रहा है कि दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट की स्थापना। तो ये तो आप हेडिंग से ही समझ गए होंगे कि दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट हो सकता है। अच्छा, जब हम हाईकोर्ट शुरू कर रहे थे तब इस वैसे इस अनुच्छेद को मैंने एग्जाम्पल सहित आपको समझा दिया था, लेकिन एक बार यहां भी देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि इस अध्याय में पूर्ववर्ती किसी उपबंध के होते हुए भी, क्योंकि पहले कहा है ना प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा, तो यहां क्या कहा है कि भाई पूर्व में, इस अध्याय में पूर्व में कोई भी उपबंध हो उनके होते हुए भी संसद विधि द्वारा, संसद विधि बना के दो या अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों और किसी संघ शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही हाईकोर्ट की स्थापना कर सकती है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में आपको, जब हाईकोर्ट हमने शुरू किया था तो उस वीडियो में आपको दे चुकी हूं, यहां आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे हाईकोर्ट से संबंधित जितने भी अनुच्छेद थे उसमें अनुच्छेद हमारे 214 से, जो मूल संविधान था उसमें 214 से 232 तक थे हाईकोर्ट से संबंधित प्रावधान, है ना। चूंकि हमारे मेंस का टॉपिक सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ही है, इसलिए मैं अधीनस्थ न्यायालय अभी नहीं पढ़ा रही हूं। यदि मुझे किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं अधीनस्थ न्यायालय का भी वीडियो बना दूंगी। तो हम अभी अनुच्छेद देख रहे थे हाईकोर्ट से संबंधित, तो ये अनुच्छेद समाप्त हो चुका है ना। तो अब अनुच्छेद 214 से 231 तक ही है, तो यानी हाईकोर्ट से संबंधित अनुच्छेद आज हमारे समाप्त हो गए। ठीक है, कुछ अनुच्छेद थोड़े टफ हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपको शब्द सा याद हो जाए। अब आप बस उनके जो उसमें कहा गया है आप उस चीज को याद रखने की कोशिश करना, उस चीज को समझने की कोशिश करना। एक पिक्चर, बिल्कुल एक इमेज बिल्कुल ऐसी बन जानी चाहिए कि हाँ हाईकोर्ट में ऐसा होता है, ऐसा होता है और ऐसा होता है। ठीक है, बाकी आपको अनुच्छेद रटे हो भी, उनके खंड तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, मैं पहले ही कह चुकी हूँ। यानी अनुच्छेद आपको भले ही रटे हो ना हो, लेकिन आपको कम से कम उनके सारे, उनका बेस जरूर पता होना चाहिए कि भाई हाईकोर्ट में क्या क्या होता है ना। तो डायरेक्ट अनुच्छेद से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इनके अंदर जो चीजें बातें कही गई हैं उनसे क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल होंगी, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।